हम लोग न्यू दिल्ली डायलॉग को रिवाइव कर रहे हैं और आज का टॉपिक करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 फेज हुए हैं, चारों फेज में जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग वोटिंग कम हुआ है। तो उसका रीज़न संजय जी आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हुआ है? दूसरा ये कि उसका क्या इफेक्ट होगा रिजल्ट पे, इलेक्शन के रिजल्ट पे? और आपका पहले तो बोल देंगे उनको बेसिकली जो वोटर्स में जो उत्साह नहीं है उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया। इलेक्शन इतने फेजेस में वो तो ठीक है, लेकिन गैप ज़्यादा हो गया। तो वोटर में थोड़ा उत्साह कम हो गया। ये इलेक्शन 1 महीने में ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन 1.5 महीना खींचना इलेक्शन, ये थोड़ा सा उत्साह कम किया। और दूसरा ये है कि वोटर्स को कहीं ना कहीं ये दिमाग में है बीजेपी के 400 पार के नारा से कि उनके दिमाग में ये है कि आएगा तो मोदी, तो क्या वोट देने जाए। तो ये एक दूसरा बड़ा रीजन है वोटिंग कम होने का। और तीसरा मुझे लगता है कि जो यंग वोटर्स हैं वो इस बार पता नहीं अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं शायद उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रही। इसीलिए यंग वोटर्स आर डिसइंचार्टेड फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये हो सकता है। और अंशुल तुम्हारा क्या कहना है? वोटिंग परसेंटेज जो कम का, जैसे संजय जी ने बोला, ये रीजन मतलब हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संजय जी ने कहा, कई बार सुनते हैं कि प्रोसेस लंबा है, इस बार 1.5 महीना हो गया, 7 फेज है, लेकिन देखो तो सेकंड और थर्ड फेज में तो ऐसा लगा जैसे 5 साल और निकल जाएंगे। सेकंड 26 को था, फिर मई के भी दूसरे वीक में कर रहे हैं, तो इतना लंबा गैप था। तो एक रीजन ये दिया जा रहा है कि इसलिए वोटर्स जो है वो कर गए। लेकिन आप देखो तो पहली फेज में वोटर टर्नआउट बहुत कम था, सबसे कम वोटर टर्नआउट हुआ वो पहली फेज में कम था। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बाद में कम हुआ, बाद में तो एक्चुअली थोड़ा बढ़ गया। 4th फेज में देखो तो थोड़ा बढ़ के आया है, फर्स्ट फेज सबसे कम था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजन इतना शायद वैलिड मुझे नहीं लगता कि फेज लंबा था इसलिए कम हो गए। और गर्मी का रीजन देते हैं, लेकिन 2019 का भी ऐसा तो है नहीं। 19 में मई जून में गर्मी, सर्दी थी, अब गर्मी हो गई। गर्मी तब भी थी, लेकिन तब से और अब में कम क्यों हुआ? तो गर्मी तो तब भी थी। तो मुझे ऐसा लगता है इसका रीजन कहीं और है। एक ये हो सकता है कि वोटर जो है इस बार या तो उसे किसी में कोई होप नहीं दिख रही, कई वोटर्स को, ना बीजेपी में, ना कांग्रेस में, ना किसी रीजनल पार्टी में। तो लगता है कि हम निकल के भी करेंगे क्या, नोटा भी करेंगे तो क्या फायदा, नोटा तो वैसे जीत के नहीं आएगा कभी भी। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो वो रखे दिन रखे, कभी रख दिया फ्राइडे, कभी रख दिया थर्सडे। आपको पता है इंडिया में तो छुट्टी मिल जाती है वोटिंग वाले दिन, तो सबको लगता है सैटरडे वीकेंड बना ले, हिल स्टेशन घूमने निकल जाए। तो या तो लोगों के ध्यान वो भी था कि ये दिन रखा गया है, वोट दे के करेंगे क्या, चलो छुट्टी मिली है, सैटरडे वीकेंड छुट्टी कर दें। एक ये रीजन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रीजन डिसएंचेंटमेंट ऑफ वोटर है, कि मतलब उसे होप नहीं दिख रही है, या फिर जो इस बार पॉलिटिकल पार्टी से मोबिलाइजेशन ग्राउंड होना चाहिए था, लोगों को अपने तरफ लेके आने के लिए हमें वोट करना है, या तो उसमें कमी रह गई है, कंप्लेसेंसी आ गई है कि लोग वोट डालने चले जाएंगे, अब ऑनलाइन बस अपील कर दो हो जाएगा। और ग्राउंड पे जो बूथ पे जो वर्कर होना चाहिए पार्टी का, जो लेके आए घरों से, शायद वो मिसिंग है। वो एक देखने वाली बात होगी। अच्छा, इसमें 2 इकोसिस्टम है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे, तो एक इकोसिस्टम है कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का। तो उनका कहना है कि 255 या 200 के अराउंड बीजेपी सिमट जाएगी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि 350 400 हम एम कर रहे हैं। ठीक है। और इनके सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो यूट्यूबर्स या जो भी फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो भी मतलब वो लोग अग्री करते हैं कि 350 400 टच कर सकता है। तो इतना वास्ट डिफरेंस कैसे हो सकता है? जैसे 250 350 बहुत वास्ट डिफरेंस हो गया है ना, कि मान लीजिए 15-20 का समझ में आता है, इतना 100 सीट्स का कैसे डिफरेंस हो सकता है? उन दोनों का एनालिसिस में या तो एक इकोसिस्टम जो है गलत एनालाइज कर रहा है, दूसरा जो है सही एनालाइज कर रहा है ना, या फिर कोई एनालाइज ही नहीं कर रहा है अपने मन की, या फिर हाँ कोई एनालाइज नहीं कर रहा है, सब एनेक्डोटल एविडेंस
अपना जो 4-5 लोगों से बात किया उन्होंने, गए गांव में गए, किसी जिले में गए, बात किया शहर में, उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा एक्स्ट्रापोलेट कर दे रहे हैं। तो आपका उसमें क्या वो है? तो जैसा कि ये सीटों का बारे में अगर हम बात करें तो जो मोदी जी का नारा है कि बार 400 पार एनडीए का, और 370 जो है वो बीजेपी का है। तो ये जो 370 जो नारा है बीजेपी का, वो 370 कहीं ना कहीं एक बड़ा सेंटिमेंटल नारा है, वो धारा 370 से रिलेटेड, तो वो 370 नारा है। तो अगर मोदी जी का ये 400 पार अगर रियलिस्टिक होता है तो इसका मतलब कि आप अपोजिशन को 143 में लिमिटेड कर दे रहे हैं, डेसिमेट से कर दिया। हाँ, कि 143 से वो ज्यादा ला ही नहीं पाएंगे अगर आपका 400 आता है। अच्छा, दूसरा ये जो बीजेपी का एक जो सिस्टम रहा है कि 2014 का चुनाव में बीजेपी सेल्फ जो है 282 लाया, 2019 में फिर इनका ग्राफ बढ़ा 303। तो उस तरीके से बीजेपी को ऐसा लगता है कि जब हम तीसरी टर्म में जब आ रहे हैं तो फिर इससे भी बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए। तो उस हिसाब से ये नारा 370 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 330 333 अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी लगता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी है जो अपोजिशन का कहना है इसमें कि हार्डली जो है, कुछ लीडर का कहना है कि बीजेपी जो है 220 से 25 तक आएगी। ये कुछ तो 150 पे सिमट रहे संजय जी। हाँ, कुछ बोल रहे हैं कि 150 भी आएगी। लेकिन ये भी एक बात गौर करने का है कि जब कोई रूलिंग पार्टी का नेता बोलता है 370, तो वो मान के चलिए कि 30-40 तो बढ़ा के बोलता ही है अपने टारगेट से ज्यादा। लेकिन अगर कोई अपोजिशन पार्टी, जैसे खड़गे जी ने बोला कि बीजेपी 200, केजरीवाल जी ने बोला कि बीजेपी 222, तो वो भी 40-50 तो घटा के ही बोलते होंगे। तो इस तरीके से भी देखें तो बीजेपी कम से कम बहुमत के करीब 270 के 80, इस कैलकुलेशन से देखें कि कोई भी पार्टी जब प्रोजेक्ट करती है तो 40-50 सीट या तो बढ़ा के बोलती है, या अगर अपोजिशन बोले तो घटा के बोलती है। तो 270-80 का एक लगता है डाटा, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का अगर दोनों का बैलेंस एक अप्रोच रखा जाए तो 270-80 बीजेपी फिर भी कहीं नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी का अगर देखेंगे जैसा 2014-2019 में जैसा ये ग्रो किए, और बीजेपी की कई स्टेट गवर्नमेंट में सरकार ऐसी चली है कि वो लगातार ग्रो किए और सीटें इनकी बढ़ी है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कैलकुलेशन से अगर देखें तो दिस इज नॉट अनरियलिस्टिक कि अगर बीजेपी 325-30 क्रॉस करे। लेकिन अगर हम जैसे ये कह रहे हैं, चलो ये तो आप भी कह रहे हो कि 370 का नारा थोड़ा मुश्किल लगता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए मोदी जी ने बोल दिया। लेकिन अगर हम ये कहें कि 330-35 भी जैसे कई लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि लगता है, तो 303 तो आ गई थी, उसमें 303 लाने के लिए इन्होंने गुजरात को क्लीन स्वीप किया, राजस्थान को क्लीन स्वीप किया, महाराष्ट्र को क्लीन स्वीप किया, यूपी में 62 आई। अब आप उसमें आप 30-35 सीटें और जोड़ रहे हो, तो आपको कहाँ लगता है ये सीटें किन स्टेट से ये ला सकते हैं, और कहाँ इनके पास स्कोप है यहाँ पे इतना ये 30 सीटें और खींच लेंगे? 30 सीटें तो खींचेंगे, प्लस इनको रिटेन भी करेंगे। मतलब जहां पे 300 पहले किया वो तो क्या कि और 30 सीटें और कहां से आप देखते हो कि आ सकती हैं 330 के लिए? ये बात तो सही है कि 330 का टारगेट भी अगर हम देखें तो उसमें आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो क्लीन स्वीप करना होगा। अब है कि कुछ स्टेट जैसे हरियाणा में क्लीन स्वीप था, दिल्ली में क्लीन स्वीप था, सब क्लीन, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप था, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप, तो ये क्लीन स्वीप तो करना होगा। इसके बावजूद आप और कहां बढ़ा सकते हैं? महाराष्ट्र में 48 है, 41 जीते थे, उसमें भी स्कोप ज्यादा नहीं है, उसमें स्कोप, और लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो बल्कि ये सुनने में आ रहा है कि कम ही होंगी इस बार। इसका मतलब है कि अगर महाराष्ट्र में अगर आपको ज्यादा करना है तो जो एनसीपी शरद पवार जी का ग्रुप है और जो उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना, उसको आपको 2-2 में समेटना होगा, तब कहीं आप 41 से आप ऊपर जा पाएंगे, आपका पूरा एनडीए अलायंस। बंगाल में आपका 18 था, लेकिन उस जमाने में 18 था जब आपके विधायक 0 थे, या एक आध होंगे, मुझको याद नहीं, लेकिन अभी विधायक आपके 70-70 प्लस है, 70% प्लस है, तो चांस है बंगाल में आप अपना इंप्रूव करेंगे टैली। तो अगर आप बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में भी 39 जीते थे, 39 एक सीट, तो उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपका वहां अच्छा था, तो वो भी आपको मेंटेन करना होगा। दक्षिण में ही स्कोप है, लेकिन तो अगर आप तेलंगाना में 4 है, 4 से अगर उसको 10 कर ले
12 कर ले, वो एक पॉसिबिलिटी। आंध्र प्रदेश में सीटें 4 लड़ रहे हैं केवल, लेकिन आंध्र प्रदेश में एनडीए का टैली जैसे अमित शाह जी ने कहा कि 17 तक हम ला सकते हैं। नहीं, जैसे अभी हम केवल बीजेपी की बात करें, बीजेपी शायद जितना मजा 4 या 5 पे ही लड़ गया है, तो वहां पे भी बहुत उसको बढ़ाने के हैं जब सीटें 5 हैं। हाँ, इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन चूंकि वहां गठबंधन है चंद्रबाबू नायडू से। नहीं, अगर हम बीजेपी की बात करें कि अपनी तीसरी बार अपनी तो वो मुझे लगता है कि जब तक ये तमिलनाडु में इनरोड नहीं करेंगे, 40 में 0 थी, केरल में 20 में 0 थी, ये 2 स्टेट है जहाँ 60 में 0 थे, इनमें आपको सेंधमारी करनी पड़ेगी, बंगाल में 18 से 30-35 करनी पड़ेगी, ये 3 स्टेट में आप वो नहीं करोगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है मुझे 303 को भी 330 में लेके आना। और ये भी मैं तब बोल रहा हम ये जरूर करेंगे बाकी स्टेट भी इस बार भी क्लीन स्वीप होंगे, जो कि अभी उस पर नहीं जाएंगे कि सही है गलत है। तो इसके बाद मुझे लगता है 330 भी अगर बीजेपी कर लेती है तो नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकुलस ही मानूंगा मैं कि आपने जहां पे आपने रिटेन किया 300 वहां तो आप कर ही रहे हो, आपने नए एरिया जहां पे आप नहीं जीते वहां पे भी आपने सेंधमारी कर ली, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, बंगाल आपको इम्प्रूव करना है टैली, उसके बाद आपको जो है सो एक और स्टेट जो हम लोगों ने डिस्कस किया महाराष्ट्र इम्प्रूव करना है, साउथ को करना ही करना है, चाहे वो तमिलनाडु हो या तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। कर्नाटका में जिस तरीके से आपको सीट आई थी हो सकता है थोड़ा घटेगी वो। हाँ। उड़ीसा में थोड़ा आपका सब तो गेम। अच्छा, एक इम्प्रूवमेंट जो हम लोग देख सकते हैं राम मंदिर की वजह से, धारा 370 की वजह से यूपी में हो सकती है, वो जो 61 जो आपका टैली था उसको आप 71 कर सकते हैं, 14 वाली रिपीट कर सकते हैं। हाँ, 14 वाली। उसमें भी एक ये भी है कि इस बार सपा बसपा का अलायंस भी नहीं है जो 19 में था। ये एक पॉइंट है कि आप यूपी में 10 सीटों को बढ़ा सकते हैं अगर। और जैसा कि राम मंदिर खुद अयोध्या में है और बनारस मोदी जी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बनारस में मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हमको लगता है कि यूपी का टैली 10 तो कम से कम बढ़ना चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तो है कि 400 तो रियलिस्टिक नहीं है, 370 बीजेपी का इंडिविजुअल भी रियलिस्टिक नहीं है। अगर हम बीजेपी का ग्रोथ रेट देखें और सोचे कि खुद आइडियल सिचुएशन जो बन रहा है वो 330 बन रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि आप क्लीन स्वीप क्या दोबारा कर पाएंगे ये 4-5 स्टेट में, किसी स्टेट में तो है कि एक सीट ही हारे बाकी सब जीत गए, है कि नहीं? तो वो रिपीट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये तो है कि टफ। मैनिफेस्टो आपने देखा होगा दोनों पार्टीज का, तो उसमें कांग्रेस ने बात किया इनहेरिटेंस टैक्स का, तो कितना बेसिकली रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इनहेरिटेंस टैक्स तो पेट्रोल जी ने आगे बीजेपी को एक वरदान कहते हैं ना, संजीवनी बूटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का तो कितना रियलिस्टिक वो है, और आपको क्या लगता है कि अगर ये लोग आते हैं पावर में तो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कैसे करेंगे? मतलब ये है कि कितना ये रिटोरिक है, कितना एक्चुअली में ये है कि कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप एक से वेल्थ टैक्स ज्यादा लोगे, दूसरे को सब्सिडी के फॉर्म में, फ्रीबीज के फॉर्म में दे दोगे। सबसे सिंपल तरीका से समझ आते ये, बाकी और भी तरीके हो सकते हैं। तो अगर आप जैसे कांग्रेस हिस्ट्री देखें तो जैसे हमने पढ़ा था कि कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम थी और इनहेरिटेंस टैक्स तो था ही था, जो बाद में रिपील हुआ 85 के बाद जाके। तो क्या आप दोनों के मैं पूछा, संजय से पूछा, तुमने क्या लगता है मतलब इसमें कितना रिटोरिक है, मैनिफेस्टो में कितना ये सीरियस है कि अगर जीते तो डिस्ट्रीब्यूशन इनके उसमें है कि कुछ तो हमें करके वापस से इधर का पैसा एक पॉपुलेशन मिडिल क्लास से लोअर क्लास में भेजना है, टैक्सेशन बढ़ा के। तो आपसे शुरू। हाँ, इनहेरिटेंस टैक्स जैसा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में तो ये है नहीं, लेकिन हाँ सैम पित्रोदा जी जो कि कांग्रेस का ओवरसीज के हेड है थे अब तो उन्हें हटा दिया गया, मतलब उन्हें हट गए, अब हट गया कि हटा दिया नहीं पता। तो इसमें बेसिकली उनका जमीन से तो कोई नाता है नहीं, ही डज नॉट नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडिया, वो कुछ भी बोलने के लिए बोल देते हैं, उनका बात का बहुत ज्यादा कांग्रेस भी सीरियसली लेती है। लेकिन हाँ, इनहेरिटेंस टैक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और बीजेपी ने भी इसको काफी भुनाया और मंगलसूत्र तक चले गए इनहेरिटेंस टैक्स से। तो इसमें एक चीज तो साफ साफ दिखता है कि इनहेरिटेंस टैक्स फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब इतना फिजिबल नहीं है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये यूएस में भी है तो 6 स्टेट में है यूएस में, जापान है जो कि डेवलप्ड कंट्री में जो कि 55% का इनहेरिटेंस टैक्स लेता है और सब डेवलप्ड कंट्री ही इसको यूज करती है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी आयरनी है कि इनहेरिटेंस टैक्स में
ये जो कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो रसिया और चाइना है, इफेक्टिवली माओइज्म ही हो गया तरीके से। लेकिन ये आयरनी है कि इन कंट्री में इनहेरिटेंस टैक्स का कोई बात ही नहीं करता, यहाँ है ही नहीं, कहीं कोई रिकॉर्ड में है कि ये टैक्स लेते नहीं। कम्युनिस्ट चाइना में कोई ओनरशिप है? अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो लीज पे लेते हैं या फिर वो ओनरशिप आपके इन परपेचुइटी मिलता है? ये आपको इसमें कुछ है आपको पता कि? हाँ, ये हमको एग्जैक्ट तो नॉलेज नहीं है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि जो हम डाटा जब देख रहे थे इनहेरिटेंस टैक्स का कि कौन सा कंट्री अडॉप्ट करती है, तो डेवलप्ड कंट्री के पास तो है इनहेरिटेंस टैक्स, लेकिन ये जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री है उनके पास इनहेरिटेंस टैक्स का क्या फॉर्मूला है, कैसे वो टैक्स वसूल करते हैं, इसका कोई डाटा हमको अभी तक मिला नहीं। तो ये तो एक आयरनी है कि हम लोग जो कंट्री है जो बेसिकली ओपन मार्केट का फेवर करते हैं, है ना, फेयर कंपटीशन के बारे में बात करते हैं और लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, और वो कंट्री इनहेरिटेंस टैक्स के और जाए तो ये तो इट विल डिसइनकरेज पीपल टू अर्न मोर एंड मोर मनी। वो बोलेगा यार इतना पैसा कमाएंगे तो सरकार को ही चला जाएगा, तो ये पूरी तरीके से देश को डेवलपमेंट को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कहीं मुझे लगता है कि रेटोरिक है, मुझे लगता है कि हाँ ये लोग क्योंकि इनके पास सेंसिबल इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी में हमेशा है। हाँ रहे ये मोंटेक्सिंग आलूवालिया को ले लीजिए, है ना, और भी जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं इनसे जुड़े हुए, तो सेंसिबल इकोनॉमिस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि रेटोरिक ये लोग प्रॉमिस कर दिए हैं क्योंकि इनको मे बी ये श्योरिटी नहीं है कि आएंगे पावर में या नहीं आएंगे, बस प्रॉमिस कर दिए, है ना। इनहेरिटेंस टैक्स तो वैसे भी एक्चुअली उन्होंने बोला भी नहीं था मैनिफेस्टो में, तो हाँ लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन पे जैसे हमने मैनिफेस्टो में ये तो है, हाँ, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन में भी एक तो होता है चलिए टैक्सेशन बढ़ा दिया, वो तो चलो कर सकते हैं। दूसरा इस पे शायद बीजेपी ने ज्यादा इस चीज को नहीं उठाया कि एक डिस्ट्रीब्यूशन तरीका होता है जो माओइज्म है, जो कम्युनिस्ट ने किया है, जमीन का कलेक्टिवाइजेशन, प्राइवेट ओनरशिप, स्पेशली खेती बाड़ी जमीन जो होती है, जो अगर चाइना जिसका पता हो जो माओ ने किया भी था, कलेक्टिव फार्मिंग करते थे, किसी की अपनी खेती बाड़ी पर्सनलिटी सब एक साथ उगाएंगे, और इसका डिजास्टर सबको पता था चाइना में जो सूखा पड़ा उसके बाद जो सब फिर अबेंडन करना पड़ा। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन में इनके ये भी दिमाग में है कि आप गांव में जाके लोगों की जमीनों को आप कहेंगे कि ये जमीन इससे ज्यादा जमीन जो है सरकार के पास आएगी और दूसरे को दे दी जाएगी, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये भी बीजेपी को उठाना चाहिए था कि ये केवल टैक्स बढ़ा के आपका पैसा इधर नहीं जाएगा, आपकी जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर तो है ही है, जो आपकी खेती वाली जमीन है, आपको पता है जमीन से क्या सेंटिमेंट है इंडिया में, जमीन को कई जगह अपने एकदम पूजा जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट जो सोच है कि जमीन जो होती है प्राइवेट ओनरशिप ना हो किसी के पास, तो वो माओइज्म से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि पब्लिक ओनरशिप हो खेती वाली जमीन की, किसी के पर्सनल होना हो। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कितना इन्फ्लुएंस है उस सोच से? और ये मेरा एक वो थ्योरी ये भी है कि ये पहले सेंटर लेफ्ट पार्टी मानी जाती थी कांग्रेस, और मतलब उनके पॉलिसीज इतने एक्सट्रीम पे नहीं होते थे। क्या ऐसा हो गया है कि वो लोग एक्सट्रीम लेफ्ट होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से उनका रेलेवेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि सोसाइटी अब फ्यूडल उतना नहीं रहा। फ्यूडल है, मैं मानता हूँ फ्यूडल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो फ्यूडल माइंडसेट कम हो रहा है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है। जैसे मिडिल क्लास बढ़ेगा वो लेफ्ट से दूर भागेगा, उसको अपनी प्रॉपर्टी अपना पैसा बचाना है अपने पास। और अब एस्पिरेशंस चेंज हो गए हैं, पहले एस्पिरेशंस डिफरेंट होते थे, अब एस्पिरेशंस चेंज हो गए हैं। अब आम आदमी भी सोच सकता है कि हम वेकेशन वहां पे करते हैं, यूरोप में जाते हैं, है ना, और पैसे से कार खरीदते हैं। पहले ये सब चीजें नेसेसिटी नहीं होती थी, अब लोग खरीदते हैं कार, एसी, ये सब। तो एस्पिरेशंस चेंज हो गए हैं। तो ये क्यों ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लोगों का ओवरटन विंडो शिफ्ट हो गया है बेसिकली, है ना, ओवरटन विंडो शिफ्ट हो गया। जो 10 साल पहले जो चीजें नॉर्मल थी वो अब नॉर्मल नहीं रही हैं, या 20 साल पहले जो चीजें नॉर्मल थी वो नॉर्मल नहीं है। तो क्या ये पार्टी इसलिए ऐसी हुई है कि इसमें एंट्री ऐसे लोगों की हो गई है जो जिनकी ट्रेनिंग ऐसी लेफ्ट ओरिएंटेड है ना, या फिर ये ओरिजिनली ही ऐसा सोचते थे और जस्ट बिकॉज कि इनके पास कॉम्पिटेंट लोग, कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट थे, तो ये लोग इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो आपको क्या लगता है इसमें? हाँ, ये एक बात हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा है, इसके चलते थोड़े ये रेडिकल आइडियाज ला रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंट कभी करने नहीं जा रहे हैं ना इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जो सैम पित्रोदा ने जो बोला पित्रोदा ने, उसके बाद फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया ना उसको इंडोर्स भी किया। तो अच्छा, इनहेरिटेंस टैक्स में जैसा कि अंशुल ने बताया कि जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके साथ वो सब है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में, अगर कहीं आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपका शेयर जो है वो भी आता है इनहेरिटेंस टैक्स में, शेयर आता है आपका, और जो भी आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ आता है, तो उसको इस तरह से इवेल्युएट करना और उसको ले लेना, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है सो ये कभी ये एजेंडा में रखेगी कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, फिजिबल भी नहीं। नहीं, एक बात तो चलिए कि बाद में करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लोगों में कितना इस बात का बिलीफ है कि ये करेंगे इलेक्शन में नहीं करेंगे। मतलब अगर ये है कि इलेक्शन पे इसका आपको लगता है कि बहुत ये टेंजिबल इफेक्ट पड़ा होगा इस चीज का, फर्स्ट फेज के बाद अचानक से ये बोल देना कि देखिए कांग्रेस तो आपकी प्रॉपर्टी लेके मंगलसूत्र से कहते हैं उधर कर देगी, आपकी जमीन चली जाएगी, टैक्स इनहेरिटेंस हो जाएगा। आपको लगता है लोगों के दिमाग में ऐसा वोटर जो पहले कांग्रेस को वोट करने जा रहा होगा वो शिफ्ट होकर बीजेपी में आ जाएगा, या जो वोटर वोट करने नहीं भी जा रहा हो किसी वो बीजेपी में आ जाएगा? ऐसे वोटर बहुत होंगे जो इसको फर्क पड़ेगा इस चीज का। ये तो है कि जिस तरीके से मोदी जी कम्युनिकेट करते हैं तो एकदम एज ए लेमैन को भी अपने लैंग्वेज में, जैसे मंगलसूत्र का एग्जांपल देते हुए, और सबसे बड़ा जो इसको अलग तरीके से जो नैरेटिव जो सेट किया गया था कि आपके प्रॉपर्टी से टैक्स लेके ये मुसलमानों में बांटेंगे। वो तो एक इशू बना, मुसलमान डायरेक्टली बोला, घुसपैठी करके और ज्यादा बच्चे करके बोल दिया ताकि डायरेक्टली ना बोले, लेकिन इशारा किसकी तरफ था सबको, इंसिनुएशन हो गया वो, इंसिनुएट करके वो बात तो वही है। ये तो है कि बीजेपी ने सैम पित्रोदा का जो एक मुद्दा था उसको बहुत अच्छे से बुनाया, यूटिलाइज किया, और लेमन लैंग्वेज में लोगों से कम्युनिकेट इस तरीके से किया कि इट विल बी इफेक्टिव टू सम एक्सटेंट, ये होगा। इलेक्शंस में इंटरनेशनल इंटरफेरेंस होता रहा है। यूएस क्लेम करता है कि उनके इलेक्शंस में रशिया ने इंटरफेयर किया। यहाँ पे भी अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए, ट्विटर पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए, तो जो स्पेशली बीजेपी इकोसिस्टम के लोग हैं वो लोग क्लेम कर रहे हैं पिछले 2 महीने से कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, यूएस के थ्रू। यूएस जो है प्रेशर बना रहा है जुडिशरी के थ्रू या फिर थ्रू एनजीओज जो है प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार पे या फिर इस पे इलेक्शन कमीशन पे। तो तुमको क्या लगता है कि ये क्लेम सही है या फिर फ्रिवलस क्लेम है, कोई इसका कोई वैलिडेशन वो नहीं है, फाउंडेशन नहीं? बिल्कुल फ्रिवलस तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइवेट चैनल को मोदी जी ने भी एक इंटरव्यू में शायद 10 दिन पहले आसपास है एक हिंट दिया था कि कई सारे एनजीओज और बाहर की ताकतें इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस इंटरफेयर की कोशिश कर रही हैं जो कि सही नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री ही ये बात एक एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ऐसी बातें एक्सेप्ट भी नहीं करी जाती आसानी से, लेकिन मुझे ये इतना भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि कितने चैनल्स के थ्रू पैसा फंडिंग आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस की कोशिश करी जा रही है। लेकिन बात यह है कि आज के दौर में जब आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हो जहाँ पे फिजिकल बैरियर इतना मायने नहीं रखते, आप जर्मनी नाम तो मैंने क्यों लिया सब समझ ही रहे हैं, जर्मनी से बैठ के आप इंडिया में वीडियो बना के इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो कितना रियलिस्टिक है कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि बाहर से कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। ये एक ऐसी चीज है जिसका आपको एक्सेप्ट आज के टाइम पे रियलिटी है करना पड़ेगा कि बाहर से डिफरेंट कॉम्प्रोमाइज लोग होंगे, डिफरेंट तरीके की फंडिंग होगी जो वीडियो बनाएंगे, वहां से डिजिटल या सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको इन्फ्लुएंस कोशिश कर लेंगे। वो तो छोड़ दो कि जो वहां से फंड यहाँ डायरेक्टली आ रहा है आप उसको तो रोक भी लोगे, लेकिन आप सोशल मीडिया के थ्रू तो नहीं रोक सकते ना, या तो रोक लाते हो सारे ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लेकिन वो चल रहा है तो उस तरीके से उस चैनल से तो इन्फ्लुएंस हमेशा आएगा ही आएगा। तो कहने की मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ये बोलने से अच्छा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा कैसे होगा, एक रियलिटी है कि इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप एक बड़े देश हो, आप बड़ी डेमोक्रेसी हो जिसमें दुनिया भर के लोगों के स्टेक हैं अपने अपने, कि किसकी गवर्नमेंट बनती है उसमें सबके देशों के अपने अपने स्टेक हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होगा वो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस आपको मेरे ख्याल से लानी पड़ेगी, एक कड़वी सच्चाई है। आपको क्या लगता है? हाँ, जैसा कि जो इंटरनेशनल एनजीओस हैं जिनकी फॉरेन फंडिंग है वो एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये तो प्रूव्ड है, और जिसके चलते कि यहाँ के गृह मंत्री ने बहुत सारे बैन लगाए फॉरेन फंड, रेड भी हुई थी। रेड भी हुई। अच्छा, दूसरा
जो इंटरफेरेंस ये है कि जैसे कुछ यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एनजीओ के जरिए फंडेड हैं और वो भी एंटी इंडिया एक्टिविटी में काम करते हैं। जैसे एक पार्टी है जो खालिस्तानी मूवमेंट को ब्लाइंडली सपोर्ट करती थी और जिसके चलते सरकार में भी आ गई थी। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा एक और कि बहुत सारे लोगों को ईडी ने, सीबीआई ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, बड़े बड़े नेता अरेस्ट हुए, किसी में यूएन की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया या कोई यूएस की तरफ से जर्मनी के भी आया था। एक नेता अरेस्ट हो गया, यूएन की तरफ से स्टेटमेंट आ गया और जर्मनी की तरफ से आ गया और कई फॉरेन कंट्री का स्टेटमेंट आ गया कि देयर शुड बी फेयर ट्रायल, जबकि एज ए इंडियन वी आर हैविंग प्राउड ऑफ आवर इंडियन जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो कोई एक नेता के अरेस्ट होने के बाद आखिर इतने फॉरेन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आना कि इसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, इसका ये होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है और जिस तरीके से मिल रहा है और जो सोर्स से मिल रहा है, वहाँ इस सरकार ने पूरी तरीके से जो उसको बैन किया है वो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है। और इसी उसमें फिर जो एक बेल मिल गई, इंटरिम बेल, जिसको अमित शाह जी ने बोला रूटीन जजमेंट भी नहीं लगता है, तो देखने में ऐसा लगता है कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। इसको भी उस चीज से जोड़ दे, एक पिक्चर एक आम आदमी दम में ये जाती है कि कहीं ना कहीं सब कुछ जो दिख रहा है सामान वैसा है नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के या फिर स्पेशली कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में खड़ा किया जाए इन लोग को। तो इसका वो क्या लगता है कि वो जो बेल दी गई है उसका लोगों के जहाँ एक साइकिल पे, स्पेशली जो बीजेपी का वोटर है या फिर जो न्यूट्रल वोटर है, उसके साइकिल पे क्या फर्क पड़ा होगा कि यार जैसे हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिली, अभी तक तो नहीं मिली है जब तक हम शूट कर रहे हैं, केस वही है, बस उसने उस बेचारे ने या फिर उनने क्या कहते हैं अरेस्ट होने से पहले रिजाइन कर दिया, जो कि एक मोरालिटी वाइज भी सही था, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वाइज इन्होंने नहीं किया, तो उसका एडवांटेज मिल गया कि सिटिंग सीएम थे, इनको वो करना चाहिए प्रचार, तो इनको बेल मिल गई, उनको अभी तक नहीं मिली। तो ऐसा जो जजमेंट पास होगा, जो कई ज्यादा जूरिस्ट बोल रहे हैं, ऐसा लॉ जूरिस्प्रूडेंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है कि आपने एक प्रचार के लिए किसी को बेल दे दी 15-20 दिन के लिए और फिर बाहर आके क्या क्या हो रहा है तो सब देख ही रहे हैं। तो इसका भी क्या मैसेज जाता है लोगों के दिमाग में, जो स्पेशली एक लेमैन है जिसको इतना नहीं पता, उसके हमें क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि लॉ सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर नहीं है, या आप एक पर्टिकुलर पार्टी पॉलिटिशियन हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी तो आपको बेल जरूर मिल जाएगी। लेकिन ये बात तो जरूर है कि ये जो इंटरिम बेल है ये रियली में कंट्रोवर्शियल है और इस तरीके का रिलीफ मिलना एक पर्टिकुलर पर्सन को इट एस्टैब्लिशेस बैड प्रेसिडेंट, इसमें कोई दो मत नहीं। और जैसा कि हम मानते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन कई मामलों में जो मुझे लगता है कि कुछ बड़े बड़े एडवोकेट से, जजेस से इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये एक लॉ भी बनी हुई है, एक लॉ भी बनी हुई है और वो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट हैं जो जज को इन्फ्लुएंस करके अपने मन माना डिसीजन ले लेते हैं। इस केजरीवाल जी के केस में ये देखने को मिलता है कि कई हमारे जो फ्रेंड हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो बोलते भी हैं कि कई जजेस जो है 1 मिनट भी नहीं सुनते, तुरंत योर केस इज डिसमिस्ड लाना। लेकिन कुछ जो इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट हैं, कुछ बड़े एडवोकेट हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है और बहुत ज़्यादा देर तक सुना जाता है। तो इससे पता चलता है कि जुडिशरी में कुछ समस्याएं तो हैं जिस पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। एक थ्योरी जो मैं पढ़ा या फिर देखा मैंने, उसमें एक ये थ्योरी है कि 2 टाइप के स्टेट होते हैं, हाई एंड स्टेट और लो एंड स्टेट। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक में सेंटर थ्रू फ्यूडल लॉर्ड्स रूल करते हैं, ठीक है। जैसे आज के 25-30 साल पहले मान लीजिए कांग्रेस पार्टी रही है पावर में, या 50 साल जो पावर में रही है, वो थ्रू फ्यूडल लॉर्ड्स रूल की है ऑल ओवर इंडिया। हर स्टेट में या हर डिस्ट्रिक्ट में उनके रिप्रेजेंटेटिव फ्यूडल लॉर्ड्स रहे हैं और उनके थ्रू उन्होंने क्योंकि वो उस एरिया के पावरफुल वो कह लीजिए उनको चीफ ये, हाँ, पावरफुल चीफटेन कह लीजिए, ठीक है। तो उनका बस ये रोल था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जनरल इलेक्शंस में सारे वोट्स उस डिस्ट्रिक्ट के, उनके कास्ट के सब कांग्रेस को पड़े, ठीक है। और
इन रिटर्न कांग्रेस ये इंश्योर करता था कि आप जो है उस एरिया में आप अपना रूल चला सकते हैं। ये मे बी मतलब ये मेरा ओवर एस्टिमेशन है, ठीक है, लेकिन ऐसा एक थ्योरी है जो लोग डिस्कस करते हैं। और हाई एंड स्टेट ये होता है कि आप डायरेक्ट एक्सेसिबल हैं। एक गांव में कोई अरुणाचल प्रदेश के गांव में कोई आदमी है, वो डायरेक्ट ट्वीट कर देता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो रेल वहाँ पे मान लीजिए कोई मिनिस्टर है तो उसको एक्शन लेना पड़ जाता है, तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर ले रहा है स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसे हाई एंड स्टेट बोलते हैं। तो थ्योरी ये है, उसका फर्दर मैं उसको एलेबोरेट करूंगा कि जैसे जैसे कोई स्टेट इंडस्ट्रियलाइज होता है, अर्बनाइज होता है, वो लो एंड स्टेट से हाई एंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए लोगों का प्रेफरेंस चेंज होता जाता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये आगे चल के भी, जैसे इस इलेक्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2024, 29, 34, ये आगे चल के भी ये फैक्टर रहेगा, या फिर लोग वापस क्रेव करेंगे कि फ्यूडलिज्म की तरफ वापस जाया जाए? आपका क्या इस पे हुआ है एनालिसिस? जैसे कि जो भी तुम्हारा इस पे थ्योरी है वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा रूल किया पूरे देश में, ऑलमोस्ट 40 से 45 साल, और ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर ऐसे ही रहा। और जब पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनी मोरारजी देसाई के अंतर्गत में, और जेपी मूवमेंट जब हो गया था, तो उसके बाद ये जो फ्यूडलिज्म था वो पूरी तरीके से ब्रेक हुआ। उस समय जेपी मूवमेंट के समय बड़े बड़े लीडर निकले, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, और ऐसे बड़े बड़े लीडर निकले। तो ये जो फ्यूडल माइंडसेट के लोग जो पहले राजनीति करते थे और लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, वो फिर जो एलिट क्लास में, जो पहले कांग्रेस पार्टी में एलिट क्लास के पास जो सत्ता रहती थी, वो फिर इनके पास आना स्टार्ट हुआ। फिर सोशल जस्टिस का अलग कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हुआ, कि बोलते हैं लालू जी, मुलायम जी, ये सब सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी लेके आए, और बड़े बड़े लीडर निकले, उधर मायावती निकली, कांसीराम, इधर बड़े बड़े लीडर निकले। तो अच्छा, अभी जो ट्रेंड है, अभी अगर हम बात करें तो ये बहुत हद तक ये जो फ्यूडलिज्म है, ये जो फ्यूडल माइंडसेट है, और जो ये जो एक फ्यूडल क्लास था जो रिप्रेजेंटेटिव था पार्टी का, वो बहुत हद तक कम हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने जो है वो पॉलिटिक्स को बहुत कॉम्पिटिटिव बना दिया। अभी भी कैसे आप अगर ग्राउंड पे मेहनत नहीं करते हैं तो यू विल नॉट विन द इलेक्शन। इसमें मेरा मतलब ये इनपुट है, ये जो फ्यूडल वाला स्ट्रक्चर है, कि पहले जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था ब्रेक होते होते अब लोग डायरेक्टली सरकार जो है, तो मेरा एक तो इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। इंडिया जब आजाद हुआ था तो वैसे को पता है प्रिंसली स्टेट्स थे जो आए, उनके अपने राजनीति वो धीरे करके गए, और फिर उस समय ना सोशल मीडिया था, ना कम्युनिकेशन का इतना मीन था, सरकार तक आवाज भी डायरेक्ट पहुंचती नहीं थी, ठीक है ना। और लोग भी आधे सारा ना पढ़े लिखे थे, ना पैसा था, वो गरीब थे, तो ये हर छोटे छोटे एरिया का एक पावरफुल आदमी होता था, वही आपके लिए एक तरीके से माई बाप था, वही आपके सारे सुविधा प्रॉब्लम करेगा। फ्यूडलिज्म का टूटना एक कहीं ना कहीं सिग्नल ये करता है कि जो स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, वो स्ट्रांग हो रही है, वो स्ट्रांग हो रही है, तो वो रिप्लेस करिए आपका फ्यूडल जो आपका चीफ है। लोग अब जाते हैं पुलिस के पास, उनका ये बिलीव है कि ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सॉल्व कर सकता है, ये हमें जस्टिस दिला सकता है, तो कोर्ट में जाएंगे, स्कीम्स के लिए सरकार को जाएंगे। तो अगर आगे चल के फिर से यही होता है कि फ्यूडलिज्म स्ट्रांग हो रहा है और लोग हर छोटे छोटे एरिया में फिर से वो एक रॉबिनहुड निकल रहा है कि जो आपके लिए आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये फिर आपको सिग्नल करना शुरू करेगा कि स्टेट फिर से वीक हो रहा है, जो उसका धर्म है वो नहीं निभा पा रहा है, और लोगों का भरोसा स्टेट और उसकी मशीनरी से कम हो रहा है और उस पर जा रहा है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, एक का पावर कम होगी तो लोग अपने आप कोई ना कोई उठ के खड़ा होगा जो फिर लोगों को रिलीफ देना स्टार्ट करेगा। हाँ, अभी जो कंडीशन है, अभी स्टेट काफी हद तक बहुत पावरफुल है, आज भी फोर्स मतलब काम है, करप्शन का इश्यू है, लेट लतीफी जो भी है, लेकिन फिर भी एक टाइम पे इतना पावरफुल आज भी है कि वो फ्यूडल एक चीफ खड़ा हो जाए, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। एक टाइम पे हम किसी के नाम नहीं लेंगे, पूर्वांचल का जो एरिया था, हम तो यूपी के हैं, पूर्वांचल एरिया बिहार में छोटे छोटे पॉकेट से बहुत बाहुबली थे जो पूरे एरिया कंट्रोल करते थे, धीरे धीरे बाहुबलियों का क्या हशर होता जा रहा है सबके सामने है। वो कहीं ना कहीं सिग्नल कर रहा है कि स्टेट मजबूत हो चुका है काफी, बहुत ज्यादा। उसमें एक स्टेट का भी रोल है, प्लस एक मीडिया का भी रोल है जो उनकी कमियों को अब छुपाने ही नहीं देता। एक टाइम पर उनकी कमी और उनके जो क्राइम इससे हद तक आते हैं कि फिर सरकार को भी
मजबूरी बस उस पर एक्शन लेना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे मतलब फोर्सेबल फ्यूचर में नहीं लगता कि ये जो एक छोटे छोटे फ्यूचर लॉस होंगे वो फिर से खड़े होंगे। हाल फिलहाल के 1 सालों में, अगले कुछ सालों तो मैं नहीं देखता ऐसा होते हुए। खास करके जैसे अंशुल बताया, रॉबिन हुड निकलेंगे छोटे छोटे जगह से। अगर हम यूपी का एग्जांपल ले तो सबसे बड़ा रॉबिन हुड तो योगी जी कहीं बाहुबली की सही मतलब उन्होंने नहीं निपटा है वो, तो उन्होंने जैसे खुद ही कहा कि भाई खुद ही निपट जाते तो क्या है। तो जैसे भी हो, लेकिन वो निपट गए पूरी तरीके से। तो अब वो स्टेट जो है, चाहे वो जो एक समय बाहुबली हुआ करते थे बिहार में, सूरजभान, शहाबुद्दीन, यूपी में राजा भैया और ये सब अंसारी और मुख्तार अंसारी और ये सब, तो वो टाइम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले तो पॉलिटिक्स में भी बहुत क्रिमिनल लोग आते थे, बड़े बाहुबली का एंट्री होता था। अब वो भी कम हुआ, लेकिन हाँ ये बहुत कम हो गया। तो ये जो फ्यूडलिज्म जो है, ये जो कॉन्सेप्ट जो है, वो अब धीरे धीरे खासकर बीजेपी के भी पावर में आने के बाद ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिटिक्स अच्छा से करता है, जो लोगों की समस्या को समझता है, वही लोग अब धीरे धीरे ऊपर आ पा रहे हैं। नहीं, इसका ये था, ये इस इलेक्शन वाले में इसलिए इसका इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि जब फ्यूडल लॉर्ड्स आपके मजबूत थे, तो जो पार्टीज जो थी उनका ये था कि फ्यूडल जो लॉर्ड है किसी एरिया का, या फिर जो रॉबिन हुड है, वो हमारे से अलायंस हो जाएगा, तो उसके कंट्रोल में जितने वोटर हमें वोट कर देंगे। अब वो कमजोर हो गए हैं, तो वो बीच का जो सोर्स है कि इसको अपने कब्जे में अपने साथ कर लो, तो सारे इसके नीचे जितने भी इससे सीधे चपाटे हैं वो सब हमारे साथ होंगे। अब वो लिंक में टूट गया। तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को, जैसे इसने कहा कि पहले उनके थ्रू रूल करते थे, लेकिन जब वो चेन टूट गई बीच में से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लॉस भी हुआ, क्योंकि अब उनका कोई नीचे ग्राउंड वोटर से कनेक्ट ही नहीं बचा। वही मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए कि कोई गांव का एक मुखिया है, ठीक है, वो लॉयल है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है, और वो इंश्योर करता था कि किसको अनाज मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कहाँ से रोड जाएगा, कहाँ से नहीं जाएगा, है ना, तो उसका इन्फ्लुएंस रहता था किसी पर्टिकुलर गांव में। तो वो उसका ये था कि अगर पार्टी, वो पर्टिकुलर पार्टी जो है, वो उसको बोलती थी कि वोट हमारे पास आएगा और फंड आपके पास जाएगा, और उसमें फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, और आप जितना आपका बनता है वो बनता है। तो वो चेन टूट गया। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि डिजिटल इंटरफेस हो गया है रादर देन पर्सनल इंटरफेस, सीधे अकाउंट में पैसा जाता है। उसको किसी आदमी को इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है किसी उससे, है ना, डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो मे बी वो चेन टूटा है, उसका भी इफेक्ट पड़ा है। ये जो फ्यूडलिज्म कम हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गांव लेवल पे, उसका इफेक्ट पड़ा है। डिजिटल इंडिया होने से और जिस तरह से बैंक अकाउंट्स इतने सारे खोले गए, और डीटीएस जो डायरेक्ट ट्रांसफर सिस्टम जो आया, उससे जो बीच के जो बिचौलिए थे, जो वो सब खत्म हुए, और उससे जो है सो पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। अभी डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें और स्कीम्स की बात करें, तो इसमें बहुत रेलिवेंट इशू है। जो कहा जाता है कि बीजेपी, आपको याद है बीजेपी के पहले इमेज क्या थी? बीजेपी पार्टी बोल जाती थी ब्राह्मण बनिया पार्टी या शहर की पार्टी, इनके वही कोर वोटर है, उसी से इनका चल रहा है। लेकिन एक बहुत जो टेक्टोनिक शिफ्ट आया है 2014 के बाद से बीजेपी में, कि इनका जो कोर वोटर आप देखो ना, ब्राह्मण बनिया पार्टी ठीक है, आज उनको वोट सीमित है, लेकिन जो इनका वोट बढ़ा है परसेंटेज, वो ये है कि इन्होंने जो शहर का जो गरीब है, जो गांव में जो स्कीम्स पे जिसका बहुत वो है, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त शौचालय बनाए, फिर बाद में राशन स्कीम्स भी अब लागू हो गई, मुफ्त राशन कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों तो एक ये है कि बीजेपी ने अपना वोटर बेस एक्सपेंड करके बहुत सेंधमारी कर ली है लोअर क्लास के तबके में, जो गरीब है, जो सरकार पे बहुत निर्भर है। आज भी बीजेपी में वहां पे अपनी वो कर दी है कि सबको बीजेपी के नाम ही पता होगा, एक बार तो मोदी जी के नाम पता है कि मोदी जी ने हमें राशन दिया, घर बनवाए। तो मुझे ये पूछना है कि इलेक्शंस में ये जो स्कीम्स हैं, जो बीजेपी ने वेलफेयर स्कीम्स लागू करी हैं, जिसको कई सारे एक्चुअली राइट विंग को पसंद भी ना करें कि तो राइट विंग है ही नहीं, इतना ज्यादा सरकार सोशलिस्ट हो रही है, लेकिन खैर वो अलग मुद्दा है। इतनी जो स्कीम्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा रीजन, अगर बीजेपी 2019 में जीते और अब 2024 में भी थर्ड 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर ये बात हो रही कि बीजेपी आज भी बाई फार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से रोल प्ले किया तो ये स्कीम ने किया है, जिसके थ्रू करोड़ों वोटर जुड़ गए, जो एक्चुअली वोट डालने भी जाते हैं। हम जैसे जो इनके मिडिल क्लास कहें, जो कहते हैं बीजेपी के वोटर है, वो तो वोट डालने भी नहीं निकलते, वो तो वीकेंड में निकल जाएंगे। वो वोट डालने निकलेगा जो शहर का लेबर है, घर पे जो काम करने आ रहा है, बीजेपी ने उसको अपनी तरफ कर लिया है स्कीम्स थ्रू। इसमें क्या लगता है आप दोनों को, स्कीम्स का कितना रोल रहा है?
देखिए मेरा तो डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन एनेक्डोटल मैं जानता हूँ 3-4 केसेस हैं जो मेरे गांव में और यहाँ पे भी दिल्ली में भी, एक जो मेरी कुक थी, ठीक है, तो उनका भी केस हुआ था जिसमें उनको पर्सनली फायदा हुआ है। जो गवर्नमेंट 5 लाख तक का फ्री आयुष्मान स्कीम से, ठीक है, तो सोचिए अगर किसी का 5 लाख तक उसको फ्री इलाज मिल जा रहा है और वो क्योर हो जा रहा है, या एटलीस्ट क्योर नहीं हो रहा है तो उसको एटलीस्ट शॉट मिल जा रहा है ना, टुवर्ड्स ये सर्वाइव करने के लिए, तो उसके लिए वही बहुत बड़ी बात हो गई ना। अब कोई गरीब है, उसको कोई चांस ही नहीं था, है ना, मान लीजिए प्राइवेट हेल्थ केयर, हाँ, कहाँ से, कोई चांस ही नहीं था। तो एनेक्डोटल मेरे पास ये 2-3 केसेस हैं जो मैं जब पर्सनली जानता हूँ जिनको इफेक्ट हुआ है, और वो लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, जिनका हो सकता है कि मंथली इनकम 10-15 हज़ार रुपए हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये तो एनेक्डोटल, लेकिन राशन वाला तो सबके पास पता है कि 80 करोड़ का अप्रॉक्स फिगर मिल ही जाता है कि, तो वो तो बहुत ही बड़ी स्कीम है। और हैरानी बात है कि 2019 में स्कीम नहीं थी, हाँ, 2019 तब जीते जब ये स्कीम तो कोविड में लागू हुई है, तो इस स्कीम का कितना असर होगा वो तो अब इलेक्शन वाली बात चलेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि सबसे बड़ी जो वेलफेयर स्कीम आज के टाइम पे अब आई है वो तो 19 के स्कीम में रेलिवेंट भी नहीं थी, तो इसका आपको एनालाइज करने को कहा जाए कि ये स्कीम में कितना फर्क पड़ सकता है एंटी इनकम्बेंसी को कंपनसेट करने के लिए, तो क्या लगता है जो राशन स्कीम है, जैसे मैं जोड़ दूं, कांग्रेस ने बीच में कहा कि हम 10 किलो देंगे चौथे फेज के बाद, तो कहना कि उन्हें लगा कि ये स्कीम का हमें भी बीच में आना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ये स्कीम का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है। तो आपको क्या लगता है ये स्कीम एंटी इनकम्बेंसी को कितना ऑफसेट कर सकती है? ये जो स्कीम है ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा वोट में, बीजेपी का वोट कन्वर्ट करेंगे ये सब स्कीम, वेलफेयर स्कीम, जितने भी स्कीम आप लोगों ने डिस्कस किया। और इसके साथ जो बीजेपी का एक हिंदू नेशनलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है और जिस पे बीजेपी लगातार 10 सालों में काम भी किया, चाहे उसमें राम मंदिर बनाना हो और उसका जो नैरेटिव है कि राम लल्ला को वहाँ स्थापित करने में 500 साल लग गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड होगा बीजेपी को इस इलेक्शन में। दूसरा कि इनका जो एक फॉरेन पॉलिसी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहा प्रीवियस गवर्नमेंट। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से भारत को और कंट्री जिस नज़रिए से देखते हैं और जितना पावरफुल देखते हैं, इंडिया के प्रति जो परसेप्शन है बहुत सारे अलग जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो बहुत बदला है इन 10 सालों में। चाहे हमारा संबंध इजराइल से हो अच्छा हो, चाहे रसिया से भी संबंध क्लोज ही हुआ है, वेस्टर्न कंट्री से तो है ही। तो प्लस जो मोदी जी का नारा है कि आप हमको वोट दे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, तो ये सब भी जो वोटर्स है, खासकर अर्बन वोटर्स है, उसको बहुत अट्रैक्ट करती है कि नहीं, हम वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एन इमर्जिंग सुपर पावर। तो ये सब भी इलेक्शन में एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो कि वोटर्स को बीजेपी की तरफ आकर्षित करता है। अच्छा, मेरा इसमें ये मानना है कि कुछ चीज़ में अग्री करता हूँ लेकिन कुछ चीज़ में डिसएग्री करता हूँ। ये जो फॉरेन पॉलिसी हुई या फिर ये डेटा देना कि हम 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, या फिर मैं जीडीपी का डेटा दे दूँ, ज़्यादातर उनको तो पता भी नहीं हुआ जीडीपी होती क्या है, वो तो बस नाम सुन के बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा बड़ा तो होता है कि आपका जो खुद का जो कोर वोटर है उसकी आप चॉइस रीइंफोर्स करो कि हाँ यही पार्टी अच्छी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मुद्दा होता है कि वो एक न्यूट्रल वोटर वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाए, कि मतलब जिसका दिमाग में सेट नहीं है वो सोचे अच्छा ये वोट हम बीजेपी को दे देंगे। वो तो बहुत दूर की बात है कांग्रेस वोटर बीजेपी में आ जाए। मुझे लगता है कि तो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता कि न्यूट्रल बंदे को बीजेपी तरफ कर दे। मेरा मतलब डिस्कशन का ये है कि कोई आपको ऐसा कोई मुद्दा लग रहा है इन सब में, कौन सा मुद्दा ऐसा हो सकता है जो ऐसा होता है जो अभी सेट नहीं इसका दिमाग, कांग्रेस को देना है कि बीजेपी को देना है, ऐसा मुद्दा जो डिसाइसिवली शिफ्ट करते हैं, हाँ यार बीजेपी को देते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया। मतलब मेरा ऐसा लगता है फॉरेन पॉलिसी इतना स्ट्रांग मुद्दा नहीं होता कि लोग सोचे हाँ यार बीजेपी रहते कि जीडीपी हमारी बढ़ गई। मुझे लगता है कि जो बीच में चुनाव के बीच में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, हाँ, वो काफी फेंस सिटर्स को चेंज कर देगी, लगता है ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि काफी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। उनके भी जो कोर वोटर्स हैं उसमें से कुछ लग सकता है ना, क्योंकि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट इशू है कि आपकी ज़मीन जो है या फिर आप मंगलसूत्र या फिर जो है इन्हें जो भी आप
पैसा बैंक में सेव कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसमें कुछ पार्ट वो कर सकता है, ले सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट इशू है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, दूसरा ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी में जैसे देखा जाए कि इंडिया में जब मुंबई अटैक हुआ 26 से लेकर, तो हालांकि बहुत प्रेशर था कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर कि आप कुछ करिए, कुछ ना कुछ रिटेलिएट कीजिए। तो किया तो था, डोजर तो भेजा था ना हमने। अब क्या है कि वो जो था कि आप कुछ किए नहीं, कर नहीं पाए। अब यहाँ जब उरी अटैक हुआ, पुलवामा हुआ, तो गवर्नमेंट ने बहुत निडरता से, साहस दिखाते हुए एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक करने से एक इमेज दिया। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक यूएस के अलावा कोई नहीं करता था, या तो फिर रसिया करता था या यूएस करता था जनरली। लेकिन इंडिया ने भी दिखाया कि ये प्री एम्प्टिव मिलिट्री स्ट्राइक, जो वर्ड जो कभी एक जमाने में यूएस अफगानिस्तान के टाइम यूज किया करता था, वो उस तरीके से एक्टिविटी हम लोगों ने किया। बीजेपी के सरकार में इस तरीके का एक्टिविटी हुआ, तो उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि जो यूएस कर सकता है वो इंडिया भी कर सकता है। और उसका दूसरा एग्जाम्पल है कि दिल्ली का ही विधानसभा का लेते हैं। दिल्ली विधानसभा में जो वोटर्स है उसको लगता है कि एज ए चीफ मिनिस्टर, जो वेलफेयर स्कीम का जो बात हम लोगों ने डिस्कस किया, एज ए चीफ मिनिस्टर उनको लगता है कि जो वेलफेयर स्कीम केजरीवाल जी चला रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है, तो केजरीवाल को जिताते हैं बहुमत से। लेकिन ठीक वही वोटर 2-3 साल बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता तो बोलता है कि देश का प्रधानमंत्री के रूप में और ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो डेवलपमेंट के रूप में बीजेपी इज द बेस्ट, फिर वो मोदी जी को जिताता है। तो वही वोटर जो केजरीवाल जी को जिताता है, वही वोटर फिर शिफ्ट कर देता है पार्लियामेंट में, वो उनको जिताता है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत सरकार का, आपका स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, आप जिस तरीके से थोड़ा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी हुआ है इंडिया का, खासकर अर्बन वोटर उसको अच्छी तरह से समझता है। और दिल्ली तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में दिल्ली ही होगा जिसमें अर्बन वोटर वोट शिफ्ट करता है अपना, और रेशनैलिटी के साथ वो बोलता है कि चलो दिल्ली में केजरीवाल, लेकिन सेंटर में मोदी जी। तो ये एक इफेक्ट तो है, लोगों में एक विश्वास तो है। इस पे एक मेरे को, चलो हम जितने बीजेपी तारीफ के हिसाब ने करी कि फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग रही, पाकिस्तान की तरफ बहुत ही स्ट्रांग पोजिशनिंग रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। अगर ये पूछा जाए आपसे पिछले, या फिर शशांक तुमसे सबसे, या फिर मैं भी बाद में बोलूंगा कि पिछले 5 साल या 10 साल ले लें, ऐसा कौन सा एरिया था जिसमें बीजेपी ने अंडर परफॉर्म किया, जो उम्मीद थी मोदी जी से कि वो करेंगे, नहीं किया, जिससे कुछ बीजेपी वोटर जो हैं, जिसे कहते हैं मुंह भंग हो जाना कि यार नहीं वोट डालना छोड़ो। जो कई लोग कैबिनेट शायद वोटर कम निकले हैं इस बार, तो उसमें कुछ वोटर वो भी हैं कि इनने भी जो चीज हम सोची थी वो नहीं करी, तो क्या फायदा। तो आपको क्या लगता है कि वही कि क्या ऐसा एरिया था जहाँ पर अंडर परफॉर्म किया है? इसमें 2-3 इश्यू हैं जो मुझे लगता है कि इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। एक तो फॉर्मूला जब इन्होंने वो किया, वापस ले लिया, कृषि कानून, ठीक है, तो इनके जो कोर वोटर्स हैं, जो स्पेशली जो एजुकेटेड वोटर्स, और जो बीजेपी को स्ट्रॉन्ग मैन की तरह देते थे, हाँ स्ट्रॉन्ग मैन की तरह, तो वो इमेज जो है डेंट हुई 100%। दूसरा, हमेशा जो है एक स्टेट होता है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सिटीजन्स का आपस में एंड विद स्टेट। तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस जो है स्टेट के पास होनी चाहिए। तो जो लोग सड़क पे उतर के वायलेंस किए, ठीक है, राइट्स हुए, जो भी कृषि कानून के टाइम, हाँ कृषि कानून के टाइम पे भी जब इन्होंने झंडा उतार दिया वहां से लाल किले से। दूसरा, जब दिल्ली राइट्स हुए तो ये लोग आईबी ऑफिसर को नहीं बचा पाए, ठीक है, या फिर आईबी ऑफिसर को जो मारा उसको, मतलब वो क्राउड को नहीं प्रोसिक्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर आदमी, ये जो इनके कोर वोटर्स हैं, इनको ये लगा कि नहीं, ये लोग स्टैंड ही नहीं ले रहे, हम तो आपको वोट दे रहे हैं इसी वजह से कि आप स्ट्रांग हैं, है ना, आप जो है स्टैंड लेंगे हमारे लिए, लेकिन आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें तो हुई। तीसरा, ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं सोशल जस्टिस और इसमें कैपिटलिज्म में, ठीक है। तो उस में भी जरूरत है अभी हमें मंकी बैलेंसिंग करने की, लेकिन मुझे लगता है कि इन द एंड जो है आपको कैपिटलिज्म पूरी तरीके से अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो अगर आप मंकी बैलेंसिंग करेंगे ना तो फिर पूरी तरीके से नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, और वही रह जाएगा फिर आधा अधूरा एक इकोनॉमी बन के रह जाएंगे, मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। मैं इसी बात पे आगे जोड़ूं इसको, और आपने जो
कहा था कि हिंदू नेशनलिज्म है बीजेपी का और राम मंदिर बना तो वो सेंटिमेंट्स को और मतलब उसको और स्ट्रॉन्ग किया तो बीजेपी को उसको फायदा हुआ। वो हिंदू नेशनलिज्म पे और जहाँ अंडर परफॉर्म को दोनों जो, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो टॉपिक हम लोग मिस कर रहे हैं, मुझे जो ऐसा लगता है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है वो था नब्बू शर्मा केस। हाँ 2 साल पहले का वो ऐसा केस था जहां पे जो मैसेज गया, जो बीजेपी का कोर वोटा था कि आप अपनी प्रवक्ता को आप बिल्कुल भी उसको डिफेंड नहीं कर पाए। डिफेंड तो बहुत दूर की बात है, ओपनली बिहेडिंग की कॉल्स हुई, आपने उस भीड़ के एक्शन नहीं ले पाए। उस कॉल के परसुएंट एक आदमी की राजस्थान में बिहेडिंग हुई, उमेश कोहली नाम, कन्हैया नाम था, एक महाराष्ट्र में उमेश कोहली था जिनकी बिहेडिंग हुई। 2 लोग तो 2 केस तो पता ही है, बाकी कोई हुआ होता है पता नहीं। तो जब जैसे का वायलेंस का जो राइट है वो स्टेट के पास है, लेकिन जब भीड़ के पास वो राइट चला जाए जहाँ पे ओपनली बिहेडिंग की कॉल्स हो रही हैं और किसी को, मुझे तो नहीं पता किसी भीड़ को अरेस्ट किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया, सिग्नल ये जा रहा है कि सिग्नल ये गया उससे जो कोर हिंदू वोटर था जो इस बेसिस पे बीजेपी को वोट देता है कि ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, एटलीस्ट फेयर रखेंगे, किसी का अपीसमेंट नहीं होगा। तो अगर उस केस में जो वो हुआ उसमें जो मैसेज गया कि ये तो बिल्कुल कतर को आपने कतर से इफेक्टिवली माफी मांग ली, तो मैसेज ये गया कि अगर अपने प्रवक्ता को जो पार्टी नहीं बचा सकती ढंग से, जो वायलेंस को कंट्रोल करने की जिसकी हिम्मत नहीं हुई, तो जिसने एक तरीके से 2-3 हफ्ते तो ऐसा लगा कि स्टेट पे जो कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर का किसी पास है ही नहीं, जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है, यहाँ कुछ बिहेडिंग कॉल हो रही है, तो ऐसे में जो वोटर इसलिए वोट देता था कि ये स्ट्रॉन्ग लीडर है, स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता है, उसका कहना कि भ्रम नहीं टूट गया कि नहीं यार तुम में भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की हिम्मत तो तुम में भी नहीं हुई, तुमने भी एनओ से पार्टी से निकाल दिया, लेकिन जो बिहेडिंग कॉज थे उन पर क्या एक्शन लिया गया? उन पर तो कोई एक्शन नहीं लिया गया ना। तो इफेक्टिवली तुम में और फिर दूसरे में क्या अंतर है कि तुमने भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, तुमने भी वही सेफ तरीके से खेला कि मामला दब जान दो, इधर उधर होके मामला सुलटा लो, अपने डेवलपमेंट काम दिखा के आगे बढ़ाओ। तो वो नहीं लगता कई वोटर आज के अभी भी 2 साल पहले की बात है, वो कहने की वो साइकिल में हिट कर गया कि ना 56 इंच सीना बोलने को तो केवल पाकिस्तान को दिखाने के लिए, अंदर इंटरनल सिक्योरिटी मामले में आपको 56 इंच का सीना नहीं है। तो आपको क्या लगता है उसमें? हाँ, नुपुर शर्मा वाले केस में डेफिनेटली सरकार बैकफुट में तो आई, और चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर था, गल्फ कंट्री से हमारे संबंध खराब ना हो, इसके चलते इस तरह का एक्शन लिया गया और प्रवक्ता पद से नुपुर शर्मा जी को हटाया भी गया। तो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में थोड़े कंप्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं, तो हर जगह 56 इंच का सीना तो नहीं, तो लोग समझते हैं ना, जो वोटर है वो तो नहीं समझेगा ना, जो गांव का वोटर है, शहर का, जिसको इतनी नुआंस अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपके मिडिल ईस्ट से रिलेशंस खराब ना हो जाए तो नहीं सकते, वो इतना नहीं समझेगा। उसके जवाब ये कि आपने क्या किया, आप तो दब गए, यही तो मैसेज किया ना। तो उसके पर्सपेक्टिव सोचो तो आपको लगता है कि कई वोटर ऐसे में जो हिचक जाएंगे, हम नहीं कर रहे वोट जाके। हाँ, मतलब वो उस समय का जो टाइम था, उस समय जरूर ये वोटर को हिट किया होगा, लेकिन क्योंकि उसके बाद चूंकि इलेक्शन अभी हो रहा है तो इस समय वो इशू रिलेवेंट नहीं होगा। उसका कारण है कि बहुत लोग भूल गए होंगे उस बात को भूल गए होंगे, क्योंकि जब राम मंदिर ही शॉर्ट टर्म मेमोरी, पब्लिक की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, बहुत सारी चीजों को याद रख के नहीं पाते हैं। उनको ये लगता है कि मोदी जी के रूप में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हमें मिला है और इनको भी कंटिन्यू रखना है, कम से कम तीसरा टर्म पूरा। वोटर को यही लगता है और उस हिसाब से फिर वो वोट करते हैं। तो हमको लगता है कि वो इशू भूल गए। डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जरूरी होता है, अगर प्रॉपर उसके वर्किंग के लिए। तो अगर आप कांग्रेस पार्टी के में रहते और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते या उसमें उनके वर्कर होते, तो आपका क्या सजेशन होता है? इनको क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने पार्टी वर्किंग स्ट्रक्चर में, या फिर इनके अपने आइडियोलॉजी में क्या इनको मेजर चेंजेस लाने चाहिए जिससे ये रिवाइव हो सके, ताकि ये फिर से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की जरूरत है? मैं बीच में कुछ बोलूं, मतलब इससे वाले आगे जाए। जब तुम कहते हो कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जरूरत है, तो फैक्चुअली तुम कितने सीटों को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मानते हो? 150। मतलब एक पार्टी की तो मतलब नेशनल पार्टी की, एक नेशनल पार्टी की अराउंड 150, अगर 150 रहे। नहीं, मेरा मानना ये इसलिए पूछ रहा हूँ, मान लो कि 2019 में कांग्रेस सीटें ज्यादा ही होती या बीजेपी थोड़ी कम होती है, अपोजिशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और रूलिंग पार्टी कमजोर होती,
तो जो पार्टी जितना काम कर पाई तुम्हें लगता है उतना कर पाती, अपोजिशन स्ट्रांग होता और ज्यादा? नहीं, वो तो मैं चाहता हूँ कि कोई जो भी पार्टी रहे, मतलब हम लोग तो खैर उसके सपोर्टर हैं, मान लीजिए। नहीं, सपोर्टर नहीं है, एक ये फिलोसफिकल क्वेश्चन, डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं अपोजिशन का इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है नेशन के डेवलपमेंट के साथ। जितना नेशन डेवलप करेगा और रूलिंग पार्टी को फायदा होगा, अपना पोजीशन घाटा होगा, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरा मतलब ये है। लेकिन एक वो है ना, एक कंट्रोल ग्रुप तो होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है ना। तो अपोजिशन एज अ कंट्रोल ग्रुप के रूप में काम करता है कि अगर मान लीजिए कि ये लोग डीपली इंटरेस्टेड हो गया इन अ पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है, और ये लोग अब्यूज करने लगे पावर, तो अपोजिशन एक होना चाहिए ना। नहीं, वो एक व्यू पॉइंट है कि डिक्टेटर मतलब जारी हो जाता है, कैसे डिक्टेटर मोदी, वो तो खैर हाँ, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होना फायदेमंद है, मेरा मतलब ये है। डेमोक्रेसी से हम बोलते हैं कि प्रजातंत्र, लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट का हमने टाइम देखा है 1999 से 2014 के बीच में, कितने काम तो हो ही नहीं पाते थे, क्योंकि सेंटर में स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपोजिशन हर चीज को अपोज कर रहा है, फिर भले वो बीजेपी पोजीशन में रही हो, कांग्रेस पोजीशन में रही हो। तो मतलब ये एक कहने को अच्छा लगता है पोजीशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर धरातल पे देखो और जब काम करवाने की बात आई है, तो क्या हमेशा विपक्ष का मजबूत होना क्या अच्छा है देश के लिए? मैं ये बोलता हूँ। हाँ, जैसे मेरा भी मानना है कि अगर सरकार रहे तो फुल मेजोरिटी की सरकार रहे, वो देश के लिए अच्छा काम करती है और वो स्ट्रॉन्ग मैसेज भी पूरे वर्ल्ड को देती है कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वो। लेकिन हाँ, एक ये भी बात है, जैसे शशांक बोल रहा है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना जरूरी है, उसका फायदा भी है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कोalition सरकार में काम नहीं होती, लेकिन अगर तुम देखोगे कि नरसिम्हा राव जो पहला जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो लाए 1991 में, उस समय माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के पास फुल मेजोरिटी नहीं थी, और फिर कई ऐसे डील हुए, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो। क्या देखा हम संजय, न्यूक्लियर डील में बहुत पापा बेलने पड़े थे। हाँ, वो याद होना चाहिए, लेकिन हुआ कोalition गवर्नमेंट में कितने मुश्किलों से हुआ ना। मेरा मतलब ये था, हर काम के आपको 120% एफर्ट डालना पड़ता है उससे, मेरा मतलब ये है। ये बात सही है, मुश्किल होता है, और दिस इज अगेन द ब्यूटी ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये बातें बस सुनने में अच्छी लगती हैं कई बार, ब्यूटी, और ये जब जमीन पे जिसको चाहिए उसका भाई मुझे दे दो जो मेरे को राइट है। एक हाँ, जो एक मुझे समझ में आता है कि इसको एक्सप्लेन करने का तरीका कि इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में, डाइवर्सिटी हर चीज़ का है ना, एथनिसिटी, लैंग्वेज, सब चीज़ का, कि अगर वन पार्टी स्टेट हो तो मे बी ये हमारे लिए युगोस्लाविया टाइप का हो जाएगा कि बल्कनाइजेशन, हाँ, बल्कनाइजेशन हो सकता है कि, और स्पेशली अगर बाहर की कंट्रीज जो हैं ट्राई करें तो है ना, अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, तो ये हो सकता है। तो इसलिए जो है सबको एक एटलीस्ट सेंस ऑफ वो देना चाहिए कंट्रोल, कि हाँ भले ही कंट्रोल मान लीजिए एक मेजॉरिटी पार्टी को है ना, लेकिन बाकी डीएमके का कोई रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए साउथ वाला अपने को एसोसिएट कर रहा है डीएमके से, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सेंस ऑफ वो देना चाहिए, एसोसिएशन, कि चलो हमारा भी पार्टी पावर में है, कहीं पे है एटलीस्ट, समझ रहे हो? वो तो फिर आपका होना चाहिए। खैर मतलब ये मैं कभी नहीं बोला, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मेरा मतलब एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था कि एज ए डेमोक्रेसी, एज ए कंसेप्ट है, उसमें अपने बहुत प्रॉज है डेमोक्रेसी में, कि मतलब वोटिंग राइट सबके बराबर है, जिसको नहीं पता उसका भी एक वोट है, जिसको पता उसका, वो सब ठीक है, लेकिन उस पर ना जाते हुए अपोजिशन का प्रैक्टिकल मैं पूछा हूँ, पिछले 99 से हमने अब तक अगर एनालाइज किया जाए, 2004 से 14 अपोजिशन वीक था और 99 से 2014 अपोजिशन स्ट्रॉन्ग था। काम कब ज्यादा हुआ देश के लिए, आप लोग क्या लगता है, बताओ? इधर हुआ ना। तो मेरा मतलब ये था कि बोलने में तो अच्छा आता है कि विपक्ष मजबूत हो, मोदी जी भी यही बोल रहे हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन अगर जब एक्चुअल में आपके पास हार्ड डेटा एनालाइज करोगे कि भाई कब कौन सी स्कीम लागू हुई, कितने लागू कर पाए, तो देखने को ये मिलेगा वो काम तभी जब हो पाता है जब अपोजिशन थोड़ी कमजोर होती है और सरकार का थोड़ी पावर ज्यादा होती है काम करने की। बस मेरा ये फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट था कि नहीं, एकदम इसमें कोई दो मत नहीं कि काम ज्यादा होते हैं जब गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है, वो फ्री होकर काम करती है, लेकिन उससे उसका दूसरा नुकसान है कि चेक्स एंड बैलेंसेस भी खत्म हो जाते हैं। है वो बात। आप अभी सरकार पे हमेशा आरोप लगती है कि
कांग्रेस की सरकार में ईडी बहुत कम लोग जानते थे, बहुत ईडी का कम ही यूज होता था, सीबीआई उस जमाने में बहुत ज्यादा यूज होता था, सब जगह सीबीआई पहुंचते थे। तो ऐसा डाटा है कि कांग्रेस ने ईडी और सीबीआई का 55% यूज किया अपोजिशन लीडर्स में, जब वो सरकार में थे 1 और 2 में। अभी का डाटा बताता है कि 85% अपोजिशन लीडर्स पे ईडी और तो उसका ये भी तो बोल सकते हैं कि आप अपोजिशन में कांग्रेस है, समझे? अब अपोजिशन में भी तो चेंज हो गया ना, तो करप्शन किस में जा रहा था वो भी डिपेंड करेगा। जो इतना है कि फिर वो तो फिर मैथमेटिकल कोशिश हो गई कि यार 50 कांग्रेस वाले अरेस्ट किए तो 50 बीजेपी वाले भी अरेस्ट करो, जरूरी नहीं है कि करप्शन एक सा रहो। तो इसका केवल ये नहीं निकाल जाए कि क्योंकि बीजेपी मेजोरिटी में इसीलिए किया, पता नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एटलीस्ट मोदी जी आना बीजेपी में हायर लेवल पे तो करप्शन कम हुआ है, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि करप्शन कम हुआ लेकिन ईडी फिर भी उतना ही जाए, तो पता नहीं उसका कितना हुआ है। तो अब ये तो नहीं, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में अगर आपका अपोजिशन स्ट्रांग होता है तो वो गवर्नमेंट को चेक्स एंड बैलेंस करता है, और जैसे उसके तो सुप्रीम कोर्ट काफी है हमारी चेक्स एंड बैलेंस, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। हाँ तो संजय जी, लेकिन एब्सोल्यूट पावर तो हमारा बीजेपी की मैं कह रहा हूँ 400 सीटें भी आ जाए, एब्सोल्यूट पावर तो फिर भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट बैठी तो है। सबसे हमारे देश सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट किसी देश की मुझे लगता नहीं आज टाइम पे है। चलिए वो हो गया, इसको एज अ रेटोरिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जो पहले पूछा था और उसको फिर से रिपीट करूंगा कि अगर कांग्रेस को रिवाइव करना हो, ठीक है, कांग्रेस को रिवाइव करना हो तो क्या सजेशन रहेगा आपका, क्या रहेगा, और अंचल तुम्हारा? कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि वो रिवाइव करने का कोशिश नहीं किया अपने आप कर तो नहीं, आप लोग देखेंगे कि क्या पता इंटरनल इलेक्शन जीत गया तो रिवाइव हो चुकी होगी, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हाँ इररिलेवेंट हो, लेकिन चलिए रेटोरिक क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी काफी रिवाइव करने का कोशिश किया अपने आप में, जैसे कि इन्होंने इंटरनल इलेक्शन स्टार्ट किया, एनएसयूआई का इंटरनल इलेक्शन, यूथ कांग्रेस का इंटरनल इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी में भी इलेक्शन हुआ पहली बार काफी टाइम बाद, जब एक तरफ शशि थरूर थे, दूसरी तरफ खड़गे जी थे और इलेक्शन हुआ। तो ये अपने आप को रिवाइव करने का कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हम ऐसा लगता है कि जो अभी बीजेपी है वो काफी स्ट्रांग है और मोदी जी एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, वो चीज अभी कांग्रेस में मिसिंग है। ग्राउंड लेवल से पूरी तरीके से अच्छी तरह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और इनके सामने अभी मोदी जी के रूप में बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेटर है, क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मानना है कि 2029 के बाद फिर 10 साल के लिए कांग्रेस ही आ जाएगी। चलिए आपको 5 साल का बीजेपी का दे दिया, आपको ऐसा लगता है? 29 में मोदी जी खड़े हुए दोबारा तो नहीं, क्यों हो सकते हैं, हाँ ये भी है। 2029 में मोदी जी दोबारा खड़े हुए जो, हाँ ये तो 34 उसके बाद सोचना पड़ेगा फिर क्या होगा। तो बोला आपने कहने लगी है कि केवल डिफरेंस है केवल मोदी बीजेपी और कांग्रेस में, कि कांग्रेस पर राहुल गांधी और बीजेपी पर मोदी है, बस यही डिफरेंस दोनों पार्टियों में, जो बीजेपी जीत रही है कांग्रेस हार रही है। हाँ मतलब बीजेपी बहुत स्ट्रांगली अपने मुद्दों को, अपने एजेंडा को और अपना जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया, और इस तरीके से हुआ कि जो अपोजिशन है वो पूरी तरीके से वीक हुए। तो हम मानेंगे कि कांग्रेस तो रिवाइव कर जाएगी और अच्छा करेगी, लेकिन अभी नहीं कर पा रही क्योंकि उनके सामने मोदी जैसा और मोदी जी की लीडरशिप है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि जितना हम लोग कांग्रेस को कमजोर समझते हैं, ग्राउंड पर उतना कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस केवल इसलिए स्ट्रगल कर रही है जो करी, क्योंकि मोदी जी के जो अब इस इलेक्शन में भी जो अभी तक हमें मिल रहा है, उसका गलत हो जाए, लेकिन कांग्रेस को स्ट्रगल इसलिए करी है मोदी के करिश्मा को मैच नहीं कर पा रहा। जो इनके जो लीडर राहुल गांधी जो है फेमस है, लेकिन मोदी के सामने अभी भी सच में तो नहीं ठहरते नजर आते। तो अगर मैं मोदी को हटा दूं केवल और फिर बीजेपी को देखो, कांग्रेस देखूं, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि इलेक्शन एकदम क्लोज फाइट फिर से आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि जो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे लगता है कि वो आसपास भी है इसके। कांग्रेस अभी भी बीजेपी का सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव कांग्रेस ही है, और क्या बता, और मोदी जी ना हो तो कोई हैरानी बात नहीं, यही इलेक्शन कांग्रेस काफी अच्छा कर चुकी होती, क्या तक कर भी जाए पता नहीं, लेकिन अब ना होते तो मुझे तो लगता है शायद ये इलेक्शन शायद कांग्रेस ही जीतती। मुझे ऐसा लगता है मोदी का इतना बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे। अभी थोड़ा एक और हम ऐड करेंगे, जैसे अंशुल ने बताया, मोदी जी के होने से पूरी तरीके से पार्टी एकजुट और स्ट्रांग है, इसका तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सिर्फ मोदी जी को हटा दीजिए और फिर बीजेपी को देखिए और एक तरफ से कांग्रेस को देखिए और उनके सारे लीडरों को देखिए, तो आप यही बोलेंगे कि
फिर बीजेपी कैसे चलेगी? उसको कौन चलाएगा? जेन्युइन क्वेश्चन। तो कांग्रेस से ज्यादा खराब हालत बीजेपी हो जाएगी। है। बीजेपी में तो फिर भी राहुल जी हैं, प्रियंका जी, कांग्रेस में सॉरी कांग्रेस में हाँ। फिर भी राहुल जी है, प्रियंका जी है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी में अगर मोदी जी को हटा देंगे तो फिर उस स्टेचर का लीडर मिलना, जैसा लग रहा है कि कांग्रेस से ले लेंगे, जैसे आजकल हो रहा है। और जिस तरीके से उनके लिगेसी को कोई मेंटेन करता है, ये क्वेश्चन फिर आप यही क्वेश्चन जो आज हम लोग कांग्रेस के बारे में पूछ रहे थे, बीजेपी के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब जो कांग्रेस का जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है वो इस समय कर सकता है, चल के उनके लिए बूंद भी साबित हो जाए, क्योंकि बस गांधी सरनेम का हमेशा एक एडवांटेज रहेगा। अभी वो कर सकते क्योंकि और किसी को देख नहीं सकते उसके आगे, लेकिन आगे चल के कोई ना हो तो उनका ये तो हमेशा रहेगा राहुल गांधी। बीजेपी के पास हो सकता है एकदम से, जो हम कह रहे हैं मोदी के बाद एकदम से वैक्यूम आ जाए, जो लीडर को कोई खड़ा करेंगे, लेकिन हो सकता है वो करिश्मा मैच ही ना कर पाए जो मोदी ने मैच किया, और फिर इनकम्बेंसी होगी। अगर बीजेपी 15 साल की हो जाएगी 29 तक, वो इनकम्बेंसी लैक ऑफ मोदी, तो मुझे तो दाव लगाना होगा अभी, तो मैं तो कांग्रेस में दाव रहा उस समय फिर तो। चलिए डिस्कशन समेटते हैं और दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग का ओपिनियन जो है, ओपिनियन बेस्ड ऑन whatever we read and whatever we watch on YouTube, or you know interactions that we have on Twitter. तो इसको सीरियसली मत लीजिए, इसको एज अ एंटरटेनमेंट लीजिए, बिल्कुल मजाक मत लीजिए, थोड़ा बहुत सोचें। हाँ थोड़ा बहुत तो ठीक है लेकिन उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, उसको फैलाइए। और हम हर वीक कोशिश करेंगे कंटेंट बनाते रहें और डिस्कशन चलता रहेगा ये आगे भी। धन्यवाद।